वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो प्रश्न पत्र मेरे पास उपलब्ध हुआ है तो ये हुआ है कौन सा, जे एंड के सेट, जम्मू एंड कश्मीर सेट हिंदी के प्रश्न पत्र। ठीक है, तो इसे आपके साथ आज मैं डिस्कस करूँगा। तो आराम से इसको देखिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उसे आप अपनी कॉपी पे अवश्य नोट कर लेना। तो अगर आप ये जो हमारी जो PYQ सीरीज़ की ई बुक है इसे लेना चाहते हैं तो इसे भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए, नंबर आपको मैं बता देता हूँ 76 517 294। इस पर व्हाट्सएप करिए। ये ई बुक आप ले सकते हैं, हमारी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको जितने भी हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, केरल हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ भी असिस्टेंट जो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे सेट हो या फिर कोई अन्य परीक्षाएं हो PGT जैसी, वहाँ की परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पेपर है संकलित किए गए हैं। आपकी आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये। और कोई भी परीक्षा हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, वहाँ पर आपको ये प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। तो आप इसे ले सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अवश्य लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला प्रश्न देखिएगा। हाँ, PDF इत्यादि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो पेड मेंबर है उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ही PDF मिल जाएगी, जो पेड नहीं है तो उन्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर PDF सेंड कर दूंगा। सभी से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी। क्या प्रावधान है ये? शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। बाकी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये प्रावधान 343 के अंतर्गत नहीं है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, ये भी नहीं है। उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, ये तीन चीज़ें नहीं हैं। विकल्प यहाँ पर जो बी होगा ये सही होगा। नहीं, यहाँ पर रुकिएगा, ये नॉर्मल प्रश्न नहीं है। जो 343 की तहत जो सही होगा तो इस प्रकार से वो आपका, एक तो आपका संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई, ये भी सही है। और दूसरा बी, हाँ ये बी भी सही है। इसलिए जो सही विकल्प होंगे तो वो होंगे केवल ए और बी। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा ये। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह लग रहा है, रुकिएगा। मुझे लग रहा है अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे स्क्रीन को। तो पहले का हो गया विकल्प बी, केवल ए और बी यहाँ पर सही है। इस तरह सिंगल ही इसे रख लेते हैं जिससे हमें दोनों तरफ के दिखाई दे रहे हों, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन का मैटर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर क्या पूछा गया है इसमें, तो 2 में पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ये होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प है इसे हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, राजभाषा की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क क्षेत्र में बांटा गया है। विकल्प बी है केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 से लागू हुआ। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए सर्वसम्मति बनी है। ये इस प्रकार से तो बताना है यहाँ पर कौन सा सही विकल्प होगा। तो दूसरे में जो सही होगा तो वो होगा विकल्प डी। A, B, C, D ये सारे कथन सही होंगे। जैसे कि राजभाषा की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क वर्ग के क्षेत्र में रखा जाएगा। और विकल्प बी है केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विकल्प सी है राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 से लागू हुआ।
विकल्प डी है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए सर्वसम्मति बनी। ठीक है, तो ये सही होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया आपसे 3 में, थारू भोजपुरी का स्थानीय रूप नहीं है। विकल्प में है नागपुरिया, सरबरिया, गोरखपुरी या छपरहिया। तो जो तीसरे में जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा नागपुरिया। थारू भोजपुरिया का स्थानीय रूप नागपुरिया नहीं है, बाकी सरबरिया, गोरखपुरिया और छपरहिया ये सही होंगे। अगला जो प्रश्न है 4, इसमें पूछा गया है मगही और भोजपुरी में मुख्य अंतर है। क्या अंतर है इन दोनों में? विकल्प में है लिंग वचन के रूपों में, संज्ञा सर्वनाम के रूपों में, सहायक क्रिया रूपों में, या फिर कोई अंतर नहीं है। चौथे में कौन सा सही विकल्प होगा? चौथे में होगा विकल्प सी, सहायक क्रिया रूपों में। मगही और भोजपुरी में मुख्य अंतर है सहायक क्रिया रूपों में। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सिंधी भाषा का विकास किससे माना जाता है? विकल्प में है ब्राचट, पैशाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो सही जो विकल्प हो जाएगा 5वें का, तो वो हो जाएगा ब्राचट से। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 6, यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया है, भरत मुनि के रससूत्र में संयोग और निष्पत्ति को अनुमान और अनुमिति किसने माना है या किसने कहा है? तो जो छठे का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, शंकुक ने। अगले प्रश्न को देखिएगा इसके पश्चात, प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 7 में पूछा गया है भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम किस आचार्य ने सर्गबद्ध रचना को महाकाव्य कहा? विकल्प में है भट्टलोलट, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन। तो 7वें में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा भामह, विकल्प सी, भामह के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 8, इसमें क्या पूछा गया है, किस शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है? विकल्प में है काव्य शास्त्र, चंद्रलोक, साहित्यलोचन या फिर नाट्य शास्त्र। तो 8वें में जो सही विकल्प होगा, नाट्य शास्त्र नामक रचना को पंचम वेद भी कहा गया है। कई बार पूछा जाएगा ये किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी भरत मुनि की रचना। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर दैवी प्रेरणा होती है, यह किस विद्वान का कथन है? काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर दैवी प्रेरणा होती है, यह किस विद्वान का कथन होगा? 9वें में सही विकल्प बताइएगा। विकल्प में है प्लेटो, अरस्तु, इलियट या टेन। तो जो ये दैवी प्रेरणा मानी गई है कलात्मक काव्य के पीछे, तो ये होगी प्लेटो की विचारधारा, प्लेटो का मत। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 10, इसमें पूछा गया है उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है। उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है, यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद साहित्य के सच्चे अर्थों में प्रभावशाली बना देता है, यह किसका कथन होगा? विकल्प में है करोचे, लॉन्जाइनस, इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ। काफ़ी सुंदर प्रश्न पत्र मुझे ये लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्तर इन्होंने रखा है इसका प्रश्न पत्र का। 10वें में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प भी, लॉन्जाइनस का ये कथन होगा। एक स्तर होता है परीक्षा पत्र का, जो स्तर रखने का। कई बार हमने देखा है, हिमाचल प्रदेश में ही पीजीटी की परीक्षा हुई थी, क्या स्तर था उनका। एक पैटर्न के हिसाब से जब आप परीक्षा में प्रश्नों को रखते हैं ना, तो मज़ा आता है करने का। हिमाचल प्रदेश में जब इस तरह की पीजीटी जैसी परीक्षाएं होती हैं, बेफजूल के किस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट कर दिए जाते हैं कि एग्ज़ाम में परीक्षार्थी होता है उसका दिल टूट जाता है ऐसे प्रश्न पत्र को देखकर। हमेशा जब भी एग्जामिनर को ये ध्यान में रखकर प्रश्नों का स्तर रखना चाहिए कि
तुम किस स्तर की परीक्षा ले रहे हो और वहाँ पर क्या उचित है वो स्तर रखना, है ना। ये चीज़ें ध्यान में रख के अगर प्रश्न पत्र को आप बनाएंगे तो काफ़ी मज़ा आता है और दिल भी करता है कि अच्छे से तन मन से मेहनत करें। जैसे देखिए सेट की परीक्षा है ये जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न पत्र का स्तर रखा है, लगता है नहीं हाँ ये किसी राज्य की सेट की परीक्षा है, ठीक है। जब हिमाचल प्रदेश में पीछे ही जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी तो इतना हार्ड लेवल रखा था कि लग रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ले रहे हैं वो। बाकी बोर्ड पर ये निर्धारित रहता है मेरे ख्याल से, एक स्तर अगर बोर्ड कायम करे तो बोर्ड का जो गुणवत्ता है वो अच्छी गुणवत्ता मिलती है, उन्हें अच्छे शिक्षक मिलते हैं, नहीं तो मिल जाते हैं 1.5 नंबर वाले भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वैसी रहती हैं। बाकी खैर कुछ कहेंगे तो बुरा भी मान लेते हैं कुछ लोग, खैर बुरा मानना है तो बुरा मानते रहिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो चीज़ें कहनी थी मैंने कह दी, क्योंकि होती हैं कुछ चीज़ें जो कहनी चाहिए, क्योंकि कब तक बुरे का साथ दें, गलत है तो गलत है किसी भी हालत में। प्रश्न संख्या 11, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? विकल्प में है दंडी, भोजराज, आनंदवर्धन, भामह। 11 का सही विकल्प क्या होगा? तो जो सरस्वती कंठाभरण रचना होगी ये भोजराज की होगी, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 12, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। कौन सी यहाँ पर देखिए सूची 1 यहाँ पर है कहानी और सूची 2 में कहानीकार। इनमें से हमने बेमेल छांटना है था, कौन सा बेमेल है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। देखिए 12 में जो बेमेल हो जाएगा तो इस प्रकार से है, कवि प्रिया ये कमलेश्वर की कहानी नहीं होगी। और दूसरा कौन सा है, प्रतिहिंसा राजेंद्र प्रसाद की कहानी है। परमात्मा का कुत्ता ये मोहन राकेश की कहानी है। मिट्टी के रंग ये हरिशंकर परसाई की कहानी नहीं है। ए और डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। 12 का ए और डी का है, विकल्प डी में है, इसलिए डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। ये कहानी जो प्रकाशन वर्ष, तो हम कहानी संग्रहों का बाद में देखेंगे, पहले हमने ये देखना है कि कौन कौन सी रचना है जो स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह के तौर पर होंगी। जैसे कि नाम देखिए यहाँ पर, सूरज कब निकलेगा, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, छोटू उस्ताद। तो जो पहला ही जो विकल्प है ये सही होगा यहाँ पर, क्योंकि जो सारे के सारे कहानी संग्रह हैं स्वयं प्रकाश के हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर इसे रिपीट कर लेता हूँ, जैसे कि कौन कौन से हैं ये, सूरज कब निकलेगा, अगली किताब, अच्छे दिन, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, छोटू उस्ताद। ये सही क्रम होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर भी, निम्नलिखित में से आलोचना कृति और आलोचक बेमेल कौन सा है वो छांटना है। जो ये बड़े बड़े प्रश्न हो जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन में सेट करना इन्हें मुश्किल हो जाता है, खैर इसे भी हम सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पर आलोचना कृति है, यहाँ पर आलोचक है। ये मतलब जो पहली आ रही है ये आलोचना या कृति होगी, दूसरा जो यहाँ पर विकल्प आ रहा है ये होगा आलोचक या कृतिकार। यहाँ पर देखिएगा विकल्प ए में क्या दिया गया है, क्या आधुनिकता और हिंदी उपन्यास डॉक्टर इंद्रनाथ मैदान यादव की रचना है, इंद्रनाथ यादव की रचना है। विकल्प बी में है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद, क्या ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। और हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, क्या ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा उसका हमने चयन करना है। तो अगर हम सही की बात करें तो देखिएगा, हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक तो ये सही विकल्प होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा सही है यहाँ पर, हिंदी आलोचना और 20वीं शताब्दी, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी, इसलिए ये भी सही है यहाँ पर। बी और डी किस विकल्प में दिए गए हैं, तो 14 में जो सही होगा सी,
बी और डी इसमें दिए गए हैं। अगला देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथन और उनके लेखक का नाम दिया गया है, इनमें से सही नहीं है वो बताना है। कौन सा सही नहीं है देखिएगा। पहला जो कथन यहाँ पर दिया गया है, सच्ची कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती, क्या ये अज्ञे ने कहा है। दूसरा कथन है, कला की विषय वस्तु ना वेदांतियों का भ्रम ना हेगल का निरपेक्ष विचार, रामविलास शर्मा का कथन है। विकल्प सी है, सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होता है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। भारतीय संस्कृति का पश्चिम पर पड़ने वाला प्रभाव आज भी अवरुद्ध नहीं हुआ, क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो 15 में जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा। तो जो सही कथन नहीं है तो वो होगा 15 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन नहीं कहा गया है। ठीक है, बाकी देखिए जो तीनों कथन है ए बी सी ये सही होंगे। यहाँ अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या पूछा गया है 16 में, यहाँ पर कथन और स्थापना वाला प्रश्न है। कथन और कारण या स्थापना। कथन यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत दुर्दशा में एक ओर अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा तो दूसरी ओर उसका विरोध हुआ है। कारण क्या दिया गया है यहाँ, यह इसलिए कि भारत के प्रत्येक अंचल में नवजागरण काल में ऐसा संभव था। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 16 में जो सही होगा तो वो होगा इस प्रकार से, जो पहला कथन कि भारत दुर्दशा में एक और अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा तो दूसरी ओर उसका विरोध भी है, बिल्कुल सत्य कथन है ये वाला। तो बात करें हम इसका कारण, यह इसलिए कि भारत के प्रत्येक अंचल में नवजागरण काल में ऐसा संभव था। प्रत्येक अंचल में नवजागरण काल में ऐसा संभव था, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है, इसलिए आंशिक के आधार पर होगा विकल्प बी। ए तो पूर्णतः सही है, परंतु जो आर है ये आंशिक सत्य होगा। ठीक है, कुछ कुछ सत्य है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, इसलिए ये सही होगा यहाँ पर 16 का बी। अगला जो प्रश्न है ये भी यहाँ पर स्थापना और तर्क वाला है या कथन और कारण वाला है। कथन क्या दिया गया है यहाँ पर, आत्मकथा लेखक की परंपरा 20वीं शताब्दी में समृद्ध हुई। आत्मकथा लेखक की परंपरा 20वीं, आत्मकथा लेखन, लेखक की नहीं, आत्मकथा लेखन परंपरा, ये सही कथन है। हाँ, आत्मकथा लेखन लेखक की परंपरा 20वीं शताब्दी में समृद्ध हुई। और कारण क्या है, क्योंकि महिला लेखकों ने मुक्त मन से अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। 17 का सही विकल्प होगा विकल्प ए। कैसे होगा ये, ए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ए है आत्मकथा लेखक की परंपरा 20वीं शताब्दी में समृद्ध हुई, ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है क्योंकि महिला लेखकों ने मुक्त मन से अपनी आत्मकथाएं लिखी, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर आप कई कहानीकारों, कई आत्मकथाकारों को पढ़ोगे ना, महिलाओं को, उन्होंने तो स्वतंत्र रूप से लिखा, परंतु कई तो अपने पति के दबाव में रहकर आत्मकथाएं लिखती थी, समाज के दबाव में रहकर आत्मकथाएं लिखती थी, अपने परिवार के दबाव में रहकर आत्मकथा लिखी, तो स्वतंत्र पूर्णतः नहीं हो सकता, इसलिए ये तो बिल्कुल सही है, आर आंशिक सत्य है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 18 में क्या पूछा गया है, नीचे यही है कथन और स्थापना, कथन और कारण। कथन है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य के जीवित इतिहास थी। जो मैथिली शरण गुप्त थे ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जीवित इतिहास थे। कारण क्या है, क्योंकि वे राजनेताओं और साहित्यकारों के बीच सेतु का कार्य करते थे। 18 में कौन सा सही होगा। 18 में जब देखिए हम ये पढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य में जीवित इतिहास थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वे राजनेताओं और साहित्यकारों के बीच का सेतु का कार्य करते थे, ये भी सत्य है। 18 में जो सही होगा सी होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। फिर देखिए प्रश्न संख्या 19, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदलते हुए ग्रामीण जीवन का चित्रण नहीं किया है। विवेकी राय, फणीश्वर नाथ रेणु, राही मासूम रजा, अज्ञे।
तो 19 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा अज्ञे ने नहीं किया है, बाकी सभी ने किया है। विवेकी राय ने भी किया है, फणीश्वर नाथ रेणु ने भी किया है, राही मासूम रजा ने भी किया है। 19 में जो सही विकल्प होगा डी का, डी सही विकल्प है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक में स्थापना है, दूसरे में तर्क है। तो देख लेते हैं स्थापना क्या है। रिपोर्टाज मुख्यतः किसी रोमांच, आतंककारी या फिर विभीषिक घटना पर आधारित होते हैं। तर्क क्या है, इसलिए वे निरंतर लिखे जाते हैं। 20 में सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए, जो रिपोर्टाज होते हैं मुख्यतः किसी रोमांच, आतंककारी और विभीषिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन होगा ये। फिर जो इसका तर्क है, इसलिए वे निरंतर लिखे जाते हैं। निरंतर नहीं, रिपोर्टाज निरंतर नहीं लिखे जाते हैं, कुछ समय के पश्चात स्थिति के अनुकूल लिखे जाते हैं। इसलिए ए तो बिल्कुल सही होगा, आर सत्य नहीं है, इसलिए ए सही है, आर गलत है। विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। फिर बात करें अगर हम 21 की, 21 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। कौन सा सही अनुक्रम होगा, तो अगर हम 21 को देखेंगे तो 21 में जो सही होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी। घर का जोगी जोगड़ा, दिल्ली शहर दर शहर, JNU में नामवर सिंह, ज्ञानरंजन के बहाने, ये क्रम यहाँ पर सही होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका। फिर प्रश्न है यहाँ पर 22, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जीवनियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो विकल्प ए है, बी है, सी है और डी है। कौन सा सही है, तो 22 में जो सही होगा तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले जो रचना आएगी कोलंबस, अब्राहम लिंकन, स्टालिन, मिस्टर चर्चिल, हिटलर, ये सही क्रम होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 23, निम्नलिखित यात्रा साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो 23 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। सबसे पहले जो रचना है ये देश देश में गांव गांव में, अमेरिका के कुछ दिन, किसी वक्त किसी जगह, वह भी कोई देश है महाराज, हर बार मुसाफिर होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24, इसमें पूछा गया है, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है, इसका निर्णय करना कठिन है। उल्लेखित अर्थात ऊपर लिखा गया कथन है किन का है ये। विकल्प में है महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये कथन हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी का। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम बताना है। तो जो 25 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। कहो ब्यास कैसी कटी, जलती हुई नदी वह जो यथार्थ था, पाभर जीरे में ब्रह्मभोज में था और मेरा आकाश। फिर प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 है, इसमें प्रस्तुत रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, मिलाना है। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर रचनाकार। तो अगर हम मिलाने की बात करें तो 26 में कुछ इस प्रकार से सही विकल्प होगा, तो वो है आपका क्या है, अप्रवासी की यात्राएं, तो ये होगी बलराज साहनी की। फिर है यहाँ पर आपका अपोलो का रथ, ये है शंकर दयाल सिंह का। परतों के बीच, ये जो सही विकल्प है कमलेश्वर का। और ज्योतिपुंज हिमालय, तो ये जो सही विकल्प हो जाएगा आपका PQRS, ये नया विकल्प डाल दिया उन्होंने यहाँ पर। ज्योतिपुंज हिमालय 3, कन्हैया लाल नंदन, ये क्रम सही होगा 26 का, सी। फिर है 27,
प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी पंक्ति है? विकल्प में है रुद्रट, जगन्नाथ, भट्टतौत या बामन। 27 में, तो 27 में जो सही विकल्प होगा भट्टतौत का ये कथन होगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है 28, प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयत्री किस आचार्य ने किए हैं? विकल्प में है दंडी, रुद्रट, राजशेखर या फिर भामह। 28 में सही विकल्प बताइएगा। तो जो प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयत्री की किस आचार्य ने किए? राजशेखर ने की। 28 का सी सही विकल्प होगा। फिर अगर बात करें हम आचार्य शुक्र ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो विकल्प में है रस, छंद, अलंकार और शब्द। तो 29 में सही विकल्प होगा रस। आचार्य रामचंद्र शुक्र ने काव्य की आत्मा रस को माना है। रसों की संख्या कितनी है? 9। आचार्य रामचंद्र शुक्र ने 8 रस माने थे, ये भी ध्यान रखना है। स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 30। इसमें क्या पूछा गया है? लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? विकल्प में है इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, रूसो या फिर वाल्टेयर। तो 30 में जो सही विकल्प होगा विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेड्स। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों का क्रम था, प्रश्नों का स्तर था। लगभग हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया, परंतु अगर हम इनके तथ्यों की बात करें काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी आगामी परीक्षा हेतु। इसलिए इसी तरह निरंतर आप देखा करें और लाभ उठाया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और PDF इत्यादि के लिए हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF इत्यादि सेंड कर दी जाती है। और इसी के साथ आप हमारे ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए, चाहे LT टेट या LT कमीशन के लिए या फिर नोट्स लेने के लिए, जो नंबर मैंने आपको शुरू में दिया था 76 517 294, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो और अधिक क्वेरी भी ले सकते हो। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।